जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, भूरा खेड़ा। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची गलियां और गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना पीपल का पेड़। उस पीपल के नीचे कोई नहीं बैठता था। बुजुर्ग कहते थे, पीपल रात में सांस लेता है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। नाम बताया उसने, मोहन। कंधे पर छोटा सा थैला, आंखों में थकान और चेहरे पर अजीब सी चुप्पी। गांव वालों ने पूछा, कहां से हो? मोहन बस इतना बोला, जहां से आया हूं वहां अब कोई नहीं बचा। मोहन को गांव के आखिरी घर में रहने की जगह मिली। रात को जब वो सोया तो ठीक आधी रात किसी ने उसके दरवाजे पर हल्के से खटखटाया। मोहन उठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो खेतों की तरफ जाते थे। अगली रात पूरा चांद था। खेतों से बच्चों के हंसने की आवाज आई, जबकि गांव में सालों से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। मोहन बाहर निकला। खेतों में छोटे छोटे साए दौड़ रहे थे और पीपल के नीचे कोई बैठा था। बुजुर्ग धन्ना काका ने कहा, इस गांव में हर 10 साल में कुछ जाग जाता है, और जब वो जागता है तो गांव से कोई न कोई गायब हो जाता है। मोहन ने पूछा, पहले कौन गायब हुआ था? धन्ना काका की आवाज कांप गई। पूरा का पूरा घर। तीसरी रात गांव की राधा अपने घर से निकली और वापस नहीं आई। सुबह उसका दुपट्टा पीपल के पेड़ पर टना मिला। दुपट्टे पर कीचड़ भरे हाथों के निशान थे। रात होते ही खेतों से आवाज आने लगी, आ जाओ, हम अकेले हैं। आवाज राधा की थी। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर दिए बुझा लेते, क्योंकि गांव में मान्यता थी, जो उस आवाज के पीछे गया वो खेत बन गया। मोहन को हर रात अपने बिस्तर के पास गीली मिट्टी मिलती और उसके पैरों के पास छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान। एक रात उसने साहस किया और खेतों की तरफ चल पड़ा। खेत के बीच एक गड्ढा था। उस गड्ढे से हाथ बाहर निकले, बच्चों के हाथ, और एक साथ सबने कहा, अब तेरी बारी है। पीछे से पीपल की जड़ें हिलने लगीं और मोहन ने महसूस किया उसके पैर मिट्टी में धंस रहे हैं। मोहन के पैर धीरे धीरे मिट्टी में धंसते जा रहे थे। खेत की जमीन नरम नहीं थी, वो जीवित लग रही थी, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। बच्चों के हाथ अब उसकी टांगों तक आ चुके थे। उन सब की आवाज एक साथ गूंजी, हम यही हैं, तो भी यही रहेगा। मोहन ने जोर लगाया और खुद को पीछे खींचा। तभी पीपल की जड़ों से तेज चीख निकली और अगले ही पल सब कुछ शांत। मोहन जमीन पर गिर पड़ा। सुबह हुई। गांव के लोग खेतों की तरफ गए। मोहन पीपल के नीचे पड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी हथेली पर मिट्टी से उभरा हुआ एक निशान था, बच्चे के हाथ का। धन्ना काका ने देखा और मुंह फेर लिया। अब ये भी गांव का हो गया। रात को धन्ना काका मोहन को अपने घर ले गए। घर की दीवार पर पुरानी मिट्टी की परत थी। काका बोले, 70 साल पहले इस गांव में अकाल पड़ा था। खाने को कुछ नहीं था। गांव के लोगों ने एक गलत फैसला लिया। पीपल के नीचे एक गड्ढा खोदा गया और उसमें गांव के बच्चों को जिंदा उतार दिया गया, ये सोचकर कि धरती खुश होगी, बारिश आएगी।
काका की आवाज कांप रही थी। बारिश आई, लेकिन बच्चों की आत्माएं मिट्टी में ही जाग गई। पीपल की जड़ों ने उन्हें बांध लिया। अब हर 10 साल में वो किसी को बुलाते हैं ताकि कोई उनकी जगह ले सके। तो मैं धन्ना काका ने आंखें बंद कर ली। हाँ, उस रात मोहन सो नहीं पाया। आधी रात खेतों से आवाज आई। मोहन, ये आवाज राधा की थी। वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके पैर मिट्टी से ढके थे। उसकी आंखें खाली थीं। हमें बाहर निकालो। मोहन ने गांव में देखा। हर घर के पीछे छोटा सा गड्ढा था। हर घर ने कभी ना कभी किसी बच्चे को खोया था। गांव में नया बच्चा कभी पैदा नहीं होता, और जो बाहर से आता वो लौटता नहीं। आज पीपल पूरी तरह जागेगा। या तो तू जाएगा या पूरा गांव। रात 3 बजे पीपल की जड़ें जमीन फाड़ने लगी। खेतों से बच्चों की चीखें गूंजने लगी। मोहन पीपल के पास पहुंचा। उसकी हथेली जलने लगी। मोहन चिल्लाया, मुझे पता है तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। उसने अपनी बांह उठाई। वहां पुराना जलने का निशान था। मैं भी उसी रात बच गया था। मैं उन्हीं बच्चों में से एक था। पीपल एक पल को शांत हो गया। मिट्टी से आवाज आई, तो फिर हमारे साथ रहे या गांव को जला दे। मोहन ने पीपल की जड़ें पकड़ी और अपनी हथेली गड्ढे में रख दी। सुबह पीपल सूख चुका था। खेतों में पहली बार हरे अंकुर निकले। गांव में एक बच्चे के रोने की आवाज आई, लेकिन मोहन कहीं नहीं था। कहते हैं हर जंगल का एक ऐसा रास्ता होता है जो नक्शों में नहीं दिखता, जिस पर चलने वाला लौटता नहीं, और अगर लौट भी जाए तो वो पहले जैसा नहीं रहता। ये कहानी उसी रास्ते की है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, धवलपुर। गांव के ठीक पीछे फैला था घना जंगल, जिसे लोग काला वन कहते थे। दिन में भी उस जंगल के अंदर अजीब सी ठंडक रहती, और शाम ढलते ही वहां से ऐसी आवाजें आने लगती जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो या कोई रो रहा हो। लेकिन उस जंगल में सबसे डरावनी चीज थी खूनी रास्ता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर पैर मत रखना। वो रास्ता जिंदा है और उसे खून पसंद है। दिल्ली से 4 दोस्त ट्रैकिंग के लिए आए थे, अमन, रोहित, नील और समीरा। सब पढ़े लिखे, मॉडर्न और भूत प्रेत की बातों को बेवकूफी समझने वाले। गांव में पहुंचते ही उन्होंने सुना कि जंगल के उस रास्ते पर लोग गायब हो जाते हैं। रोहित हंस पड़ा। भाई, हर गांव में ऐसी कहानी होती है, कुछ नहीं होता। समीरा थोड़ी घबराई। फिर भी अगर कुछ सच हुआ तो? अमन ने फैसला सुना दिया। कल हम उसी रास्ते से ट्रैक करेंगे। डर को हराने आए हैं। गांव के बुजुर्ग ने आखिरी चेतावनी दी। सूरज ढलने से पहले लौट आना, वरना जंगल तुम्हें छोड़ देगा, रास्ता नहीं। अगली सुबह चारों दोस्त जंगल में घुसे। शुरुआत में सब सामान्य था, चिड़ियों की आवाज, हवा की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, पेड़ घने होते चले गए। मोबाइल का नेटवर्क गायब। फिर अचानक नील बोला, ये रास्ता अजीब है, न आगे जाता है न पीछे। सबने पीछे मुड़कर देखा। जहां से आए थे वो रास्ता वहां था ही नहीं। समीरा की आवाज कांपने लगी।
अमन, हमें वापस चलना चाहिए। तभी हवा में गंध फैल गई, गीले खून की गंध। रास्ते के बीचों बीच एक पुराना पत्थर पड़ा था जिस पर कुछ खुदा हुआ था। जो यहां से गुजरा वो यहीं का हो गया। रोहित ने मजाक उड़ाया। किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। जैसे ही उसने पत्थर पर हाथ रखा, उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। पत्थर से टपकता हुआ ताजा खून जमीन पर गिरने लगा। और तभी जंगल में किसी के दौड़ने की आवाज आई। अचानक चीख गूंजी। समीरा पलटी। नील गायब था। उसकी जगह जमीन पर कीचड़ में घसीटे जाने के निशान थे, जो सीधे जंगल के अंदर जा रहे थे। अमन चिल्लाया, नील, जवाब दे। लेकिन जवाब आया, नील की ही आवाज में, बहुत दूर से। मदद करो। फिर वही आवाज हंसी में बदल गई। अब रास्ता बदल चुका था। जमीन नरम लग रही थी, जैसे मिट्टी नहीं मांस हो। हर कदम पर चप चप की आवाज। पेड़ों पर लटकी थी पुरानी रस्सियां, हड्डियां और सूखे हुए हाथ। समीरा रोने लगी। ये जंगल हमें मार देगा। तभी रोहित चिल्लाया, अमन, पीछे देख। रास्ते पर पैरों के निशान थे, लेकिन वे 4 में ही थे। 5वें निशान नंगे पैरों के, खून से सने। अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आया। फटे कपड़े, खोखली आंखें। वही गांव का बुजुर्ग। उसने कहा, मैंने मना किया था, ये रास्ता इंसानों से नहीं बना। अमन चिल्लाया, ये सब क्या है? बुजुर्ग बोला, सालों पहले यहाँ एक नरसंहार हुआ था। लोगों को इसी रास्ते पर काटा गया। उनकी आत्माएं आज भी नए शरीर ढूंढती हैं। जो इस रास्ते पर आता है, उसमें से कोई एक जंगल का हो जाता है। तभी पीछे से आवाज आई। रोहित को किसी ने पीछे से खींच लिया। उसकी उंगलियां जमीन में गड़ गईं। अमन, मुझे मत छोड़ना। लेकिन रास्ता खुल गया, जैसे मुंह, और रोहित अंदर समा गया। 1 सेकंड में सन्नाटा। अब सिर्फ अमन और समीरा थे। बुजुर्ग बोला, एक ही रास्ता है बचने का। कौन सा? कोई एक खुद को इस रास्ते को सौंप दे। समीरा ने अमन की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, और कुछ और भी, डर या फैसला। अचानक समीरा मुस्कुराई। तुम घर जाओ अमन। उसने अमन को धक्का दिया और खुद खूनी रास्ते पर कूद गई। चीख, हड्डियों की आवाज, और फिर खामोशी। रास्ता बंद हो गया। अमन किसी तरह जंगल से बाहर निकला। गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। लेकिन रात को अमन ने आईने में देखा। उसके पीछे कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, और कानों में फुसफुसाहट। खूनी रास्ता आज भी जंगल में है और इंतजार कर रहा है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।